नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आंखों में आंसू लिए खामोशी से अपने कमरे में बैठी थी। मेरा दिल किसी अनदेखे बोझ तले दबा हुआ था और मैं बस अब अपनी जिंदगी को खत्म करने की ख्वाहिश रखती थी। जब जिंदगी में खुशियाँ ना हो तो शायद नाउमीदी इसी तरह डेरा डालती है। इंसान को खुदकुशी जैसा अमल भी आसान नजर आता है। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी हो चुका था। मुझे बार बार ऐसे ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी जान दे दूं या फिर सब कुछ छोड़कर किसी दूर वीराने में चली जाऊं। अपने ख्यालों से तंग आकर मैंने अपनी आंखें बंद की और बिस्तर से टेक लगा ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि मम्मी की कड़क आवाज से मेरी आंख खुली। वो मेरे सर पर खड़ी थी। कह रही थी, तेरे पापा आने वाले हैं, जल्दी से चाय बना और साथ में रात के खाने की तैयारी शुरू कर दे। मम्मी को ना मेरे आंसुओं की परवाह थी और ना मेरी वीरान जिंदगी की। ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो मेरी सगी माँ हो। उनके लिए मेरी हैसियत सिर्फ नौकरानी जैसी थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। मम्मी के जाने के बाद मजबूरन में उठकर खड़ी हुई, किचन में जाकर कामों में लग गई। कुछ ही देर बाद मुझे पास की आवाज सुनाई दी। वो मम्मी के साथ बातों में लगे थे और मम्मी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पापा की हर बात पर खिलखिला रही थी। और इसी बात ने एक दफा फिर मेरा दिल जलाकर राख कर दिया। मम्मी खुद को अभी तक नई नवेली दुल्हन समझती थी। पापा के आने के वक्त सच संभर के बैठ जाती, सारा वक्त पापा के आगे पीछे घूमती और उसका सारा ध्यान पास की तरफ रहती। मेरी तो उसे जरा बराबर भी फिक्र नहीं थी। ना इस बात का एहसास था कि मैं अब 28 साल की हो चुकी हूँ और मम्मी की ये सब हरकतें मेरी नजरों में उन्हें और गिरा देती है। जब मम्मी ने मेरे सगे बाप को छोड़ा था और दूसरी शादी की थी, उस दिन से ही मैं अपनी मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और हर गुजरते साल के साथ मुझे अपनी मम्मी से नफरत होती चली गई। अक्सर मैं सोचती थी कि मेरे सगे बाप में ऐसी कौन सी बुराई थी जो मेरी माँ ने उसे छोड़कर दूसरी शादी की। हमारे घर के हालात भी अच्छे थे, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। पापा तो मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख्याल भी रखते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया। बहुत दफा मैंने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिल सका। आज इतने सालों बाद भी मुझे यह बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि मेरी माँ ने मेरे सगे बाप को क्यों छोड़ा। क्यों मेरा हाथ पकड़कर रात के अंधेरे में वह उस घर से निकल आई जहाँ मैंने अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत साल गुजारे थे। मेरे घर में मेरा बाप और दादी रहते थे। मेरी माँ ने उन्हें बताए बगैर रात की वीरानी में घर छोड़ दिया और हम यहाँ चले आए। जब मैं इस जगह पहुंची तो सिर्फ 8 साल की थी। मुझे यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मेरा घर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था, जबकि यह घर न सिर्फ छोटा था बल्कि यहाँ का माहौल भी कुछ अजीब सा था। इतने सालों में भी मैं इस मोहल्ले के माहौल को समझ नहीं पाई थी। हर वक्त एक अजीब सा शोर शराबा रहता। कहीं से कहकहों की आवाजें सुनाई देती, कहीं से गाने बजाने की। रात के वक्त भी इंसान सुकून से नहीं सो सकता था। यहाँ आने के बाद मुझे अगले दिन पता चला कि मेरी माँ दूसरी शादी कर चुकी है और यही मेरा बाप है। वह दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद था जब मैंने अपने दूसरे पापा को बाप के रूप में देखा था। वह सांवली रंगत का जवान उम्र का आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें उसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मेरी मम्मी उसके साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
जब उस आदमी ने मोहब्बत से पहली दफा मेरे सिर पर हाथ रखा था तो मैं बुरी तरह डर गई थी। मेरी इस हरकत पर मम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी और फिर मुझे डराकर यह बात कही थी कि अब मैं कभी अपने पहले बाप का नाम ना लूं और ना ही उस घर का जिक्र करूं। अब यही मेरी दुनिया है और यही मेरा घर है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ ने मुझे इस बात के लिए भी मजबूर किया कि मैं अपने सौतेले बाप को सगे बाप का दर्जा दूं। मेरा सौतेला बाप मेरे साथ अच्छा ही था। उसने कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया था, बल्कि मेरा ख्याल ही रखता था। लेकिन फिर भी मैं उसे अपने सगे बाप की जगह नहीं दे पाई थी, क्योंकि मुझे अपने सगे बाप से बेइंतहा मोहब्बत थी। मेरे सगे बाप ने मुझे किसी रानी की तरह बड़ा किया था। जो 8 साल मैंने अपने बाप के साथ गुजारे थे, वो अभी तक मेरी याददाश्त में थे। हर वह लम्हा जो मेरा इस घर में गुजरा था, वह बहुत खूबसूरत और कीमती था। उस घर का माहौल, वहाँ की बात ही अलग थी। यह जगह तो मुझे कचरे का ढेर मालूम होती थी। यहाँ आने के बाद मम्मी ने मेरे घर से बाहर निकलने और दरवाजे पर खड़े होने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मैं हर वक्त घर की चारदीवारी में कैद रहती। मम्मी मुझे तेज आवाज में बात भी ना करने देती, जैसे मैं किसी कैद खाने में हूँ। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी और इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। कभी कभार हमारे घर में कुछ अलग अलग किस्म के आदमी आते थे और वो ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों मम्मी से बातें करते। उनके आते ही मम्मी मुझे कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया करती थी। बहुत दफा मैंने मम्मी से पूछा कि ये कौन लोग हैं। मम्मी हर बार यही कहती कि ये तेरे पापा के दोस्त हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो लोग उस वक्त आते थे जब मेरा सौतेला बाप घर पर मौजूद भी नहीं होता था। धीरे धीरे मम्मी की हरकतें मुझे बहुत ही अजीब लगने लगी। फिर जब मेरी माँ मुझसे लापरवाह हुई तो मुझे अपना सौतेला बाप खुद ब खुद बुरा लगने लगा। वक्त गुजरने के साथ मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी मम्मी ने इस शख्स की खातिर मेरे सगे बाप का घर छोड़ा था। अगर मेरी माँ को इस शख्स का आसरा ना होता तो शायद वो कभी रात के अंधेरे में अपने घर की दहलीज न लांघती और हम आज भी मेरे सगे बाप के साथ एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। और इस आग में और तेल उस वक्त पड़ा जब मेरी माँ ने 17 साल की उम्र में मेरे पहले रिश्ते को यह कहकर इनकार कर दिया कि वह मेरी शादी नहीं करना चाहती। यह बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी। बहुत कम ही लोग मेरे बारे में जानते थे। जो औरत मम्मी के सामने बैठी थी, वह इसी मोहल्ले की रहने वाली थी, जिसने 1-2 दफा मुझे घर के कामकाज करते देख लिया था। वह मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गई। वह रिश्ता बहुत अच्छा था। मैंने खुद लड़के की तस्वीर देखी थी। वह किसी हीरो जैसा लड़का था, मगर ना जाने क्यों मम्मी ने इनकार कर दिया और उसके जाने के बाद मम्मी ने मुझ पर बहुत गुस्सा भी किया। मम्मी का कहना था कि मैंने तुझे 1000 बार कहा था कि किसी की नजरों में मत आना। देख ले, जमाने की बुरी नजर तुझ पर पड़ गई और तेरे रिश्ते आने शुरू हो गया। मम्मी की यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। क्या रिश्ता आना कोई बुरी बात थी? लड़कियों के रिश्ते तो आते ही हैं, मगर मम्मी ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कोई गुनाह हो गया हो। और फिर हर गुजरते साल मैंने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया कि मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मम्मी के इनकार पर लौट जाता था। साथ ही मेरी शामत भी आती थी। धीरे धीरे लोगों को मेरी मौजूदगी का पता चलने लगा था और इस बात पर मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि पता नहीं क्यों मम्मी दुनिया की नजरों से मेरे वजूद को छुपाना चाहती है। क्या मुझ में कोई बुराई है या फिर कुछ ऐसा है जो मम्मी मेरी जात पर शर्मिंदा है? आखिर मम्मी को मेरी शादी में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है?
शुरू शुरू में मुझे लगता था कि शायद मेरी कम उम्र की वजह से मम्मी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मैं 20 साल की हुई और मेरे साथ की काफी लड़कियों की शादियां होनी शुरू हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि मम्मी के इनकार के पीछे कोई खास वजह है। क्योंकि मम्मी इस तरह से इनकार करती थी कि कोई दोबारा पलटकर हमारी दहलीज पर आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मम्मी रिश्ता लाने वालों को खूब बेइज्जत करके घर से निकालती थी। मुझे भी सख्ती से कहती थी कि ऐसे लोगों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन मम्मी की जुबानी मुझे पता चला कि गली में किसी की शादी है। मैंने मम्मी से लड़की की उम्र पूछी तो मम्मी ने बताया कि दुल्हन 18 साल की है। यह बात सुनते ही मेरे दिल में चिंगारी जली और मैंने मम्मी से कहा कि फिर तुम मेरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती। मेरा इतना कहना था कि मम्मी ने जूती उतारी और मुझे मारना शुरू कर दिया। घर साथ में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि मेरी जान निकल गई। मैं 22 साल की हुई तो मुझसे यह सब बर्दाश्त ना हुआ। एक रोज मैंने मम्मी से सख्त लहजे में पूछ ही लिया कि आखिर वह मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती। उन्हें मेरे रिश्ते से क्या मसला है। मैं अब इस घुटन चारदीवारी में नहीं रहना चाहती। मेरी बात पर मम्मी ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगी, शर्म नहीं आती? जवान हो रही है और अपनी माँ के सामने इस तरह जुबान चलाती है। तू अभी शादी के लायक नहीं है। जब तू शादी के लायक हो जाएगी तो मैं खुद तेरे लिए कोई रिश्ता देख लूंगी। फिलहाल इस घर में खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार। यह कहकर मम्मी तो अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। कुछ देर बाद जब मेरा सौतेला बाप घर में दाखिल हुआ तो मुझे रोता देखकर मेरे पास चला आया। पूछने लगा, संजना क्या बात है, क्यों आंसू बहा रही हो? हमेशा की तरह उसका लहजा अभी भी मेरे साथ बहुत नरम और मोहब्बत वाला था, मगर मुझे अपने सौतेले बाप से और भी नफरत का एहसास हुआ। मैंने गुस्से में कहा कि आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? आप तो मेरी माँ के साथ बहुत खुश हैं। वह तो इस उम्र में भी आपके लिए दुल्हन बनी रहती है। अभी तो आप लोगों की शादी ही पुरानी नहीं हुई। आप लोगों को मेरा ख्याल कहाँ से आएगा? अगर आप मेरी माँ की जिंदगी में न आते तो आज मैं अपने सगे बाप के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके कसूरवार आप हैं। यह सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। मेरी माँ ने रात के अंधेरे में आपकी वजह से घर छोड़ा था और यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है और मैं यह भी जान गई हूँ कि यह मोहल्ला किस किस्म के लोगों का है और आपका ताल्लुक कैसे खानदान से है। मेरी इस बात पर मेरे सौतेले बाप का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ बर्दाश्त कर गए हो। उनकी आंखों में नमी घुल गई और फिर वह खामोशी से उठकर चले गए। मुझसे एक लफ्ज भी ना कहा। ना मुझे अपने लफ्जों पर कोई पछतावा था और ना अपने रवैये पर कोई अफसोस, क्योंकि मैं जानती थी कि यह मोहल्ला अच्छे और शरीफ लोगों का नहीं है। इतने अरसे में इतना अंदाजा तो मुझे हो ही चुका था। उस दिन से मेरे दिल में एक आग जल उठी। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी अरमान थे कि मेरी शादी हो, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरा ख्याल रखे, जिसके लिए मैं खास हूँ। इस घर में तो मेरी हैसियत सिवाय नौकरानी के और कुछ भी नहीं थी और मुझे यह मकाम देने वाली मेरी सगी माँ थी। मैं बहुत रोई धोई लेकिन फिर भी मेरी माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी मेरे 2 और रिश्ते आए लेकिन मेरी माँ ने उन्हें भी इसी तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मुझ पर पहले से ज्यादा सख्ती होने लगी। मुझे ज्यादातर मम्मी अपने कमरे में बंद रखती या फिर घर के कामों में लगाए रखती और हर वक्त मुझ पर नजर भी रखती।
मेरी जिंदगी किसी कैदी जैसी थी। इस बात पर मैंने अपनी माँ से भी बहुत झगड़ा किया, मगर मेरी माँ की एक ही बात थी कि मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह मुझ पर सख्ती करती है। उनका कहना था कि अभी मैं शादी के काबिल नहीं हुई और जिस दिन मैं इस काबिल हो जाऊंगी, वह खुद मुझे विदा कर देगी। इसी तरह साल दर साल गुजरते चले गए और मैं 28 साल की हो गई। अब तो कहीं कहीं मेरे बालों में सफेद बाल भी नजर आने लगे थे। मैं हर वक्त डिप्रेशन में रहती थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं, मगर यह भी मेरे बस में नहीं था। मैं सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी, जो मैं इतने सालों से कर रही थी। मेरे अंदर जीने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। अक्सर तो मैं बेमकसद ही बिस्तर पर पड़ी रहती और बस मेरी आंखों से आंसू बहते रहते। मैं अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी नजर आने लगी थी। शायद यह सब कुछ टेंशन की वजह से था। टेंशन इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, और फिर मेरे जैसी लड़की जिसने चारदीवारी के अंदर घुट घुट के सारी जिंदगी गुजारी हो, उसके लिए तो जिंदगी सिवाय नर्क के और कुछ नहीं होती। मैं भी उठते बैठते अपनी मौत की दुआएं मांगने लगी। कभी कभी मुझे ख्वाब में अपने सगे बाप का चेहरा दिखाई देता, उनकी मुस्कुराहट दिखाई देती, और फिर मैं और भी ज्यादा उदास हो जाती। ऐसी ही एक रात मैं अपने बाप को ख्वाब में देखकर उठी तो मुझे बहुत प्यास का एहसास हुआ। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मेरी माँ के कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। इतनी रात गए मेरी माँ किससे बात कर रही थी? यकीनन मेरा सौतेला बाप ही होगा। यह सोचकर मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आवाज मेरे सौतेले बाप की नहीं है, बल्कि किसी और की है। इसी बात ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया और फिर मेरे कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़े जिन्हें सुनकर मैं हैरान रह गई। अम्मा मेरी शादी की बात कर रही थी। वह कह रही थी कि यही लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक है। वैसे भी अब संजना की सही उम्र हो गई है। मैंने इतने साल इसी इंतजार में गुजार दिए कि कब संजना की सही उम्र होगी और मैं उसकी शादी करूंगी। यह वह बात थी जिसने मुझे चौंका दिया। इतने सालों बाद मम्मी को अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? ऐसा भी मुझ में क्या बदला था जो मम्मी को लग रहा था कि मेरी शादी की सही उम्र हो गई है? और रात के इस पहर मम्मी के साथ कमरे में कौन मौजूद था जिससे मम्मी मेरी शादी की बात कर रही थी? लेकिन अब आवाजें आना बंद हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कोई खास बात सुनाई नहीं दी। मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया था कि मम्मी के साथ कमरे में कौन था, क्योंकि इस घर में तो मेरी माँ और मेरा सौतेला बाप ही रहते थे। जब से मैं इस घर में आई थी, हम तीनों के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा था। मुझे तो घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। अलबत्ता इस सोच ने मुझे खुश कर दिया था कि कम से कम मेरी माँ को मेरा ख्याल तो आया। फिर अगली सुबह मैं नाश्ता बना रही थी जब मम्मी किचन में मेरे पास आई, कहने लगी, संजय सारे काम छोड़कर तैयार हो जा। तुझे बहुत शौक है ना शादी करने का? यूँ समझ ले कि आज तेरी शादी है। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर रात वाली बात मुझे याद आई। मैंने मम्मी से पूछा कि इतनी अचानक मेरी शादी कैसे हो रही है और किससे हो रही है। मम्मी कहने लगी, अब इतने सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले मैं तेरा चेकअप करवाऊंगी, तुझे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और फिर कुछ घंटों बाद तेरी शादी हो जाएगी। मैंने तेरे लिए तेरे मुताबिक लड़का ढूंढा है, इसीलिए तो इतने साल इंतजार किया था ताकि तुझे खूब धूमधाम से विदा करूं। पहले तो मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आया,
लेकिन जब मम्मी ने मुझे खूबसूरत जोड़ा दिया और उसे पहनकर डॉक्टर के पास चलने को कहा तो मैं खुश हो गई। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या चेकअप करवाना जरूरी है, तो मम्मी कहने लगी कि शादी के बाद बहुत से मसले हो जाते हैं, बेहतर यह है कि शादी से पहले सारे टेस्ट करवा लिए जाएं, ताकि बाद में कोई मसला ना बने। मैंने खुशी खुशी मम्मी का दिया जोड़ा पहन लिया, उनके साथ घर से निकल गई। मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं यह सोचकर इतना खुश थी कि अतीत की सारी बातों को भूल गई। मुझे तो यह भी याद नहीं रहा कि मेरी माँ इतने साल से मुझसे लापरवाह रही। उसे कब मेरे वजूद की फिक्र थी। अगर उस वक्त मुझे कुछ समझ आ रहा था तो वह यह था कि अब मैं शादी करके इस जगह से दूर चली जाऊंगी। मेरा अपना घर होगा, अपनी जिंदगी होगी, मुझ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मैं अपने पति को मोहब्बत से अपना बना लूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों माँ बेटी घर से निकल पड़े। मेरे सौतेले बाप को मैंने सुबह से नहीं देखा था। जब हम घर से निकले थे तब भी वह कहीं नजर नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसलिए मम्मी ने पापा को साथ नहीं लिया। अम्मा ने गली के कोने से रिक्शा लिया और हम दोनों उसमें बैठकर बहुत दूर का सफर तय करने के बाद एक छोटे से क्लिनिक के आगे रिक्शा रुका। मम्मी ने उसे पैसे दिए, फिर मेरा हाथ पकड़कर क्लिनिक में दाखिल हो गई। वहाँ एक लेडी डॉक्टर पहले से बैठी हुई थी और हैरत की बात थी कि पूरे क्लिनिक में और कोई भी मरीज नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा कि यह जगह इतनी वीरान क्यों है, तो मम्मी कहने लगी कि क्लिनिक अभी खुला है, मरीज जरा देर से आते हैं। मैं तुझे जल्दी ले आई थी ताकि शाम से पहले हम फ्री हो जाएं। डॉक्टर ने मुझे एक तरफ बिठा दिया। खुद मम्मी से न जाने क्या बात की कि मम्मी ने मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहा और फिर सख्ती से कहने लगी कि अब 5 घंटे से पहले अपनी आंखें ना खोलना। डॉक्टर तुम्हारा ना सिर्फ चेकअप कर रही है बल्कि गोरा होने की दवा भी लगा रही है। अगर तुमने आंखें खोली तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगी। तुम्हारे मुंह पर कोई लेप लगाया जाएगा जिससे आंखें खराब होने का डर होता है। यह सुनकर मैं घबरा गई। मम्मी से कहा कि मेरा रंग तो काफी बेहतर है, फिर इस सब की क्या जरूरत है। मम्मी कहने लगी कि शादी से पहले लड़कियों को बहुत कुछ करवाना पड़ता है। मैं तुझे मामूली पार्लर में नहीं लेकर गई बल्कि सीधा एक अच्छी डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, ताकि एक ही दफा में तेरी रंगत निखर जाए। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं दिन में 4 दफा आईना देखती थी और यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि हालात ने मुझे किस तरह मुरझा कर रख दिया था। मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। शायद इसीलिए मेरा ट्रीटमेंट करवाना मम्मी ने जरूरी समझा। मैंने आंखें बंद की तो डॉक्टर ने एक पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी। फिर मेरे होंठों पर भी एक टेप लगा दिया। फिर हर तरफ खामोशी हो गई। मैं स्ट्रेचर पर लेटी थी और मुझे स्ट्रेचर से बांध दिया गया था। मैं हिल डुल भी नहीं सकती थी। काफी देर ऐसे गुजर गई। मैं मम्मी को आवाज देना चाहती थी क्योंकि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा मुंह तो बंद था, इसलिए मैं मम्मी को आवाज भी नहीं दे सकी। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। मैं 5 घंटे इस तरह कैसे गुजार सकती थी, लेकिन मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ना मैं किसी को आवाज दे सकती थी, ना अपनी जगह से हिल सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और तकरीबन पूरे 5 घंटे के बाद मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और फिर मेरी आंखों और मुंह को खोल दिया गया। वहीं डॉक्टरनी मेरे सामने खड़ी थी और मुस्कुरा के कह रही थी, कहने लगी, मैंने आपको पूरी तरह बदल दिया है।
अब आप खुद भी आईना देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। मैंने आईना देखा तो वाकई में खूबसूरत लग रही थी। फिर मम्मी मुझे घर वापस लाई और मेरा शादी दिया गया। मेरी शादी किसके साथ हुई थी मैं नहीं जानती थी। बस मैंने खुशी खुशी शादी कर लिया कि कम से कम इस जगह से तो मेरी जान छूटेगी। फिर 2 औरतें मुझे अपने साथ विदा करवा के ले गईं। वह एक बड़ा सा घर था जहां एक कमरे में मुझे बिठा दिया गया। कुछ देर बाद जब मेरा पति कमरे में आया तो मैं हैरान रह गई। वह बहुत खूबसूरत सा लड़का था, लेकिन उसकी अगली हरकत ने मुझे डर कर दिया क्योंकि उसने एक गुलदान उठाकर जोर से मेरे सर पर मारा। मुझे कुछ समझ नहीं आई और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर गुजरी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह एक पागल आदमी है, क्योंकि कभी वह मेरे जेवरात खींचता, कभी कमरे का सामान तोड़ने लगता। मैं हक्का बक्का सी एक कोने में खड़ी थी जब इस शोर शराबे पर एक औरत अंदर आई। फिर उसने मुझे बताया कि वह मेरी सास है और उसका बेटा पागल है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो यह ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी मुझसे करवाई। और हैरत का पहाड़ मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि मेरी माँ इस बात को जानती थी और उसने पैसों के बदले में मेरी शादी करवाई है। मैं एक मुसीबत में से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी और मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सगी माँ मेरे साथ इतना बुरा करेगी। कुछ बेवकूफी मेरी भी थी। मैंने आंखें बंद करके अपनी उस माँ पर भरोसा किया जिसने सारी जिंदगी कभी मेरी फिक्र नहीं की थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी सास कहने लगी, मेरा बेटा हमेशा से पहल नहीं था, बल्कि अपने बाप की मौत पर इसकी हालत ऐसी हुई है। अगर तुम इसे थोड़ी सी मोहब्बत दोगी तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके पागल बेटे को संभालना शुरू कर दिया, मगर यह बात मैं अब भी समझ नहीं सकी कि मेरी सगी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे इस सवाल का जवाब हर हाल में जानना था और मैंने सोच रखा था कि एक दिन मैं जरूर अपनी माँ से पूछूंगी कि उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया। और फिर दिन महीनों में बदलते चले गए, महीने साल में, और 1 साल की मेहनत रंग लाई। मेरा पति काफी हद तक ठीक हो गया। अपने बाप की अचानक मौत पर उसका दिमाग खराब हुआ था, जो मेरी मोहब्बत और प्यार से बहुत हद तक ठीक हो गया। डॉक्टर से इलाज भी जारी था और डॉक्टरों ने यकीन दिलाया था कि जल्द ही वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और फिर एक दिन मैंने अपनी सास से इजाजत ली और अपनी माँ के घर पहुँच गई, क्योंकि मुझे अब उस सवाल का जवाब चाहिए था। मैं अब कमजोर नहीं थी। मेरे साथ मेरा पति था, लेकिन अपनी माँ के पास जाकर तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, क्योंकि यह वह औरत नहीं थी जिसने मुझे विदा किया था। यह तो बिस्तर पर पड़ी कोई 60-70 साल की बूढ़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे देखते ही मेरी माँ रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था वह पलटकर मेरे सामने आ गया। मैंने कई साल तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, क्योंकि मेरे नजदीक तुम सिर्फ एक प्राइस बॉक्स थी जिसे सही वक्त पर खुलना था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जब यह प्राइस बुक खुलेगा उस वक्त मुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाएगी और अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त गुजार रही होंगी। मैंने तुम्हारे बाप से सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर शादी की थी। मैं इसी मोहल्ले में पली बढ़ी थी और हमेशा से तुम्हारे सौतेले बाप से मोहब्बत करती थी, लेकिन दौलत की खातिर मैं तुम्हारे सगे बाप से शादी करके चली गई और फिर कई साल मैंने तुम्हारे बाप से बहुत पैसा बनाया। फिर एक रात मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप ने सारी जायदाद एक खास अंदाज में तुम्हारे नाम की है।
जब तुम 25 साल से ज्यादा की हो जाओगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने बाप की इकलौती बेटी थी और तुम्हारे बाप ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी कि मेरे बाद उसने किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ लिया और वो घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा हासिल कर चुकी थी और अब मैं अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहती थी। फिर मैंने तुम्हारे सौतेले बाप से शादी कर ली। मुझे पहले भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मैंने सिर्फ पैसे के लिए पैदा किया था। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी यही था। इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया की नजरों से छुपाकर बड़ा करना शुरू किया, क्योंकि मुझे हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कहीं तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाए। मेरी हर कोशिश कामयाब होती चली गई। मैं खुशियाँ मनाती रही। मुझे यह लगता रहा कि कोई मुझसे जीत नहीं सकता। मैंने 28 साल तक तुम्हें इस घर में छुपा के रखा और फिर जब इलाज के नाम पर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो वहाँ डॉक्टर के जरिए इस बात के कागजात बनवाए कि तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं है, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी बंधी हुई हालत की तस्वीर खिंचवा कर तुम्हारे बाप को भेजी और वो सारे टेस्ट वगैरह भी तुम्हारे बाप को भेज दिए जो मैंने जाली तौर पर बनवाए थे। मुझे बस तुम्हारे हिस्से की जायदाद हासिल करनी थी और मुझे वह जायदाद मिल गई थी जिसके लिए मैंने इतने साल इंतजार किया था। इसीलिए एक पागल इंसान को देखकर तुम्हारी शादी कर दी ताकि तुमसे हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाए। मगर किस्मत देखो, इतनी जायदाद हासिल करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। अब यह जायदाद मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता। मेरा दूसरा पति नेक है। वह हमेशा मुझे बुराई के रास्ते से रोकता रहा। उसे तो तुमसे भी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन मैंने उसे कभी तुम्हारे हक में बोलने नहीं दिया और ना कभी उसकी बात मानी। उसे भी अपना गुलाम समझा और इसका नतीजा यह निकला कि आज मैं भुगत रही हूँ। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो, लेकिन मैं सब कुछ हासिल करके भी नाकाम हूँ। मेरी माँ ने कुछ कागजात मेरी तरफ बढ़ाए। कहने लगी, यह वह सारी जायदाद है जो तुम्हारी है। अब मैं इस सब को रख कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। यह कहकर मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और मैं बुत बनी खड़ी रह गई। माँ तो माँ ही होती है, इसलिए मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया था। मेरा पति मेरे साथ था और वह बहुत अच्छा था। मेरे लिए यही बहुत था। अलबत्ता मैंने अपने बाप का पता मालूम किया और अपने सगे बाप से मिलने के लिए गई। मुझे देखकर मेरा बाप बहुत खुश हुआ था। सारी हकीकत जानकर मेरे सगे बाप को बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि उन्हें सच में मेरी माँ से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन मेरी माँ ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी जिंदगी के कई साल बर्बाद किए थे। उनके लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या कोई सगी माँ दौलत के लालच में इतना गिर सकती है? क्या कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा सलूक कर सकती है? क्या आप लोगों ने ऐसी माँ देखी है जो अपनी पहली मोहब्बत और दौलत की खातिर अपनी सगी औलाद को नजरअंदाज कर दे और उसकी जिंदगी को नर्क बना दे? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।